पंजाब से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। आज दरअसल आपको बता दें, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी पंजाब मुलाजिम यूनियन की ओर से एक बैठक हुई है। इस बैठक में पूरे पंजाब सर्कल में जो है ब्लॉक से लेकर जिला कमेटियों का चुनाव कराया जा रहा है। मकसद क्या है इसको समझते हैं। जिला कमेटियों का चुनाव करवाया जा रहा है इसलिए क्योंकि राज्य स्तरीय कमेटी के चुनाव अप्रैल में होंगे और इसी के साथ ही जो है इसका मकसद सीधा तौर पर यही है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को जो है राज्य कर्मचारी का दर्जा घोषित किया जाए। दरअसल आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्परों को आईसीडीएस स्कीम के अधीन काम करते हुए 46 वर्ष होने जा रहे हैं, परंतु उन्हें सरकारी मुलाजिम का दर्जा नहीं दिया गया है और मामूली सा भत्ता देकर जो है समय पास किया जा रहा है। मांग की जा रही है कि आंगनबाड़ी वर्करों को नर्सरी टीचर का दर्जा दिया जाए, हेल्परों को जो है पक्का किया जाए, वर्ष 2022 का कैलेंडर जारी किया जाए। और इसको लेकर जो है आपको बता दें, पंजाब जालंधर से एक बड़ी खबर हमें देखने को मिली है। चलिए दूसरी बड़ी खबर जान लेते हैं। देखिए, राजस्थान में आपको बता दें, पल्स पोलियो अभियान फिर से शुरू हो रहा है। पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेश के जो है आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का काम किया जाएगा। हेल्थ मिनिस्टर जो है यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अभियान को सफल बनाने के लिए पूरे राजस्थान में 54,000 से ज़्यादा जो है पोलियो बूथ बनाए जाएंगे और इसके अलावा घर घर जाकर टीम भी भेजी जाएगी जो है बच्चों को दवा पिलाने का काम करेगी। मंत्री ने बताया कि राज्य में पोलियो का अंतिम मामला नवंबर 2009 में सामने आया था। इसके बाद अब तक जो है पोलियो का एक भी प्रकरण सामने नहीं आया। फिर भी पड़ोसी राज्यों में पिछले कुछ सालों में पाए गए पोलियो के केसों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में यानी कि राजस्थान सरकार जो है विशेष सतर्कता बरत रही है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 मार्च 2014 को भारत में जो है पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। और इसी के साथ ही मंत्री ने बताया कि मिशन इंद्रधनुष का दूसरा फेज 7 मार्च से आयोजित किया जाएगा। इसमें नियमित टीकाकरण से छूट रहे जो है 2 साल तक के बच्चे, गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए जाएंगे और इसी के साथ ही जो है इस साल का पहला चरण 7 फरवरी को आयोजित किया गया था। चलिए तीसरी बड़ी खबर जान लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि दिल्ली सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ा दिया। इसके बावजूद भी जो है धरना प्रदर्शन फिर भी खत्म नहीं होगा। आपको मैं बता दूं, दिल्ली सरकार ने राजधानी में जो है सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के मासिक मानदेय और वेतन में जो है भत्ते में वृद्धि की है। गौरतलब कि यहाँ पर 25,000 से ज़्यादा, आपको बता दें 25 दिनों से ज़्यादा जो है आंगनबाड़ी कर्मी प्रदर्शन कर रही थी, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध था। ऐसे में दिल्ली सरकार ने कार्यकर्ताओं की मांगों को मानते हुए इनका वेतन 9678 रुपये से बढ़ा दिया और 12,720 कर दिया और इसी के साथ ही हेल्पर बहनों का भी जो है मानदेय इंक्रीज किया गया। हालांकि प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जो है अपनी हड़ताल समाप्त करने से इनकार कर दिया। वजह बता दें कि उनका कहना है कि मासिक मानदेय में 1500 से 2000 रुपये का इजाफा किया गया है जो उनको स्वीकार नहीं है। ये भी कहना है कि उनकी मांगों को सुना जाए। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर महीने के अंत तक मामले का हल नहीं निकलता तो बड़े पैमाने पर जो है विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और इसी के साथ ही आपको बता दें, जो दिल्ली सरकार है, मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम ने कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से काम पर लौटने की अपील की थी। उसके बारे में भी हमने जो है आपको तस्वीरें दिखाई थी कि आखिरकार मंत्री जो है क्या कह रहे हैं। लेकिन मंत्री की मांगों को अनसुना करते हुए जो है आंगनबाड़ी यूनियन का कहना है कि लगातार जो है धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा जब तक जो है उनकी मांगों पर और उनकी समस्याओं पर विचार नहीं किया जाता, जब तक उनकी समस्याओं का निस्तार नहीं किया जाता, प्रदर्शन यथावत जारी रहेगा। आपको बता दें, दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि उन्होंने जो मानदेय वृद्धि की है वो देश में दूसरा सबसे बड़ा राज्य होगा जो इतना ज़्यादा पैसा देगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आंगनबाड़ी कर्मी काफ़ी दिनों से दिल्ली सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अभी भी आंगनबाड़ी कर्मी जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या आप प्रदर्शन को खत्म करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में यस या नो में अपनी प्रतिक्रिया दें। चलिए चौथी बड़ी खबर जान लेते हैं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्री कक्षाओं के जो है गुणवत्तापूर्ण ECCE संचालन हेतु ब्लॉक स्तर पर 4 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। यह प्रशिक्षण का आयोजन दरअसल स्टार्ट हो चुका है और 25 तारीख से स्टार्ट हुआ, जो 28 फरवरी तक ब्लॉक संसाधन केंद्र गढ़वार पर खंड शिक्षा पदाधिकारी जो है इनके निर्देशन में शुरू कर दिया गया है। और इसमें प्रमुख तौर पर प्री प्राइमरी में क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए इसको लेकर जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खंड शिक्षा पदाधिकारी ने प्रशिक्षण पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बच्चे खेल खेल में कैसे सीखें, इसको लेकर जो है प्रशिक्षण विशेष तौर पर आंगनबाड़ी कर्मियों को जो है जानकारी दी जा रही है। और प्रशिक्षक जो है राजेश कुमार मिश्र ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी प्रकाश डाला। और आपको बता दें, नई शिक्षा नीति जो 2020 में तैयार की गई है, इसमें ECCE को स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर, पूर्व माध्यमिक शिक्षा के 3 वर्ष एवं ग्रेड 1 और 2 के रूप में कैसे विकसित कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। अब सवाल आता है कि मैं लाइव क्यों नहीं आ रहा हूँ। काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों के ये भी आ रहे होंगे और काफ़ी सवाल भी होंगे कि मैं लाइव क्यों नहीं आ पा रहा हूँ। मैं बता दूँ, मैं अभी ऑफिस से अपने बाहर हूँ, इस कारण से आप लोगों से मैं लाइव रूबरू नहीं हो पा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लाइव रूबरू नहीं होने वाला हूँ। आपसे 1 से 2 दिन बाद जो है हमारी मुलाकात होगी। कुछ टेक्निकल इशू भी आ जाते हैं, मैं चाहूँ तो लाइव में कहीं से भी उपस्थित हो सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि लाइव में उपस्थित नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू भी बीच बीच में आ जाते हैं और नेट कनेक्टिविटी जैसे इशू जो है, इस कारण से हम प्रॉपर्ली लाइव आपसे नहीं जुड़ पाए। लेकिन खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता है, वो लगातार आपको मिलती रहेंगी। चलिए अगली खबर जान लेते हैं।
ये दरअसल बिहार सरकार की ओर से जारी किया गया है और निदेशक जो है बिहार के इनकी ओर से जारी किया गया विशेष यह पत्र है। विशेष का मतलब ये होता है कि किसी भी जो है आपको बता दें राज्य के जो है जनपद के विशेष अधिकारी के लिए जारी हुआ हो, और जब विशेष की बात कर रहे हैं तो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सीवान के लिए जारी हुआ है। इसमें देखिए लिखा क्या है, इसको समझते हैं। प्रखंड परियोजना समन्वयक है सहायक के मातृत्व अवकाश उपभोग उपरांत मानदेय भुगतान के संबंध में जो है पत्र जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि 15/4 यानी कि 15 अप्रैल 2021 के माध्यम से जो है पोषण अभियान अंतर्गत कार्यरत जिला परियोजना स्तरीय समन्वयक सहायक के विभिन्न अवकाश के संदर्भ में दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, चूँकि नियोजन का अंतिम रूप से संपूर्ण कार्य जिला स्तर से किया गया है। अतः विभिन्न अवकाश की स्वीकृति एवं उपभोग उपरांत मानदेय का भुगतान के संदर्भ में निर्णय जिला स्तरीय चयन समिति के स्तर से लेते हुए अविलंब संपूर्ण भुगतान किया जाए। यानी कुल मिलाकर बात पैसों की है, जो पैसों का भुगतान लेट लतीफ पूरा नहीं किया गया, उस भुगतान को लेकर जो है ये पत्र जारी किया गया है। प्रोग्राम पदाधिकारी से कहा गया है कि पत्र के तहत जो है भुगतान किया जाए। यह पत्र सीधे शासन की ओर से बिहार सरकार की ओर से जारी किया गया, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी और आप अपनी स्क्रीन के सामने भी इस पत्र को देख रहे हैं। चलिए अब अगली खबर जान लेते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी हमने कुछ समय पहले एक खबर आपको दिखाई थी। उस खबर में बताया था कि आंगनबाड़ी कर्मियों के जो है शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन का कार्य किया जाना है और इसमें आपको आसानी होने वाली थी। आसानी इस बात की होने वाली थी क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन में कई प्रकार की अनियमितताएं गड़बड़ी देखने को मिली है। कारण क्या है, पहले के समय में जो है बहुत सारे जो है फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे जो है नौकरी प्राप्त कर ली गई थी। बहुत सारे लोगों की आयु जो है 62 साल से अधिक हो गई। तो ऐसे में सरकार जानना चाहती है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, इसलिए शैक्षिक प्रमाण पत्रों का जो है सत्यापन का कार्य बिहार सरकार की ओर से किया जा रहा है। साथ ही जो है आधार कार्ड के जरिए जो है लिंक किया जा रहा है ताकि असल में आयु का भी पता चल सके और उम्र के पता के हिसाब से जो है उनको समय पर रिटायरमेंट किया जा सके। सरकार का यही मकसद है और इसको लेकर एक लेटर भी जारी किया गया है। इस लेटर में लिखा क्या गया है वो हम समझते हैं। दरअसल नोडल पदाधिकारी सेविका सहायिका स्थापना ICD से बिहार की ओर से यह पत्र जारी है और सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को यह भेजा गया है। यानी कि बिहार के पूरे संपूर्ण बिहार के लिए खबर है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के शैक्षिक प्रमाण पत्र पर सत्यापन संबंधी जो है सूचना है और निदेशालय के पत्रांक संख्या 762 15/2 यानी कि 15 फरवरी 2022 एवं पत्रांक संख्या 773 दिनांक 17/2 इस संबंध में जो है इसमें लिखा गया है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के शैक्षिक प्रमाण पत्र सत्यापन से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन दिनांक 28/2/2022 तक विहित प्रपत्र में ईमेल ID दी गई है। इसको आप देख सकते हैं, निदेशालय पर उपलब्ध कराया जाए। इसमें एक प्रारूप आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरीके से जो है प्रारूप में जानकारी देनी है। इसका मतलब क्या है, 3 प्रारूप हमें देखने को मिलते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से अगर परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो तो इस तरीके से प्रारूप में भरकर भेजा जाएगा। अगर मान लीजिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से अगर परीक्षा जिस भी आंगनबाड़ी कर्मी ने उत्तीर्ण की तो प्रारूप क्या है, क्रमांक संख्या तो सिंपल होता है सभी में, जिला का नाम लिखना होगा, परियोजना का नाम लिखना होगा, कार्यरत सेविकाओं की संख्या, सत्यापन के लिए भेजे गए प्रमाण पत्रों की संख्या, सत्यापित प्रमाण पत्रों की संख्या, सत्यापन के लिए लंबित प्रमाण पत्र की संख्या, सत्यापन के उपरांत फर्जी पाए गए प्रमाण पत्रों की संख्या। इसका भी उल्लेख करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि फर्जी प्रमाण पत्रों की कोई जानकारी नहीं देनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई भी आंगनबाड़ी कर्मी, कार्यकर्ता, सहायिका या मिनी बहनें कार्य कर रही हैं और उनके पास प्रमाण पत्र नहीं पाया जाता या जांच के उपरांत फर्जी पाया जाता है तो उसका भी उल्लेख जो है यहाँ इस कॉलम में किया जाएगा। और लास्ट कॉलम देखने को मिलता है फर्जी प्रमाण पत्रों पर की गई कार्रवाई, क्या कार्रवाई की, क्या आपने नौकरी से निकाला या फिर नहीं और क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इसके बारे में भी उल्लेख करना पड़ेगा। और ऐसा ही प्रारूप जो है बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, मान लीजिए किसी ने जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उत्तीर्ण किया हो, किसी ने बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण किया हो, तो इस तरीके से जो कॉलम आपको बता दें सेम ही रखे गए हैं, जानकारी सेम ही देनी है, बस थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से किया हो तो इस तरीके से आप लोग कॉलम में सबको जानकारी फीड करेंगे और ये सब जिम्मेदारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी की होगी और बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण खबर है जो हमने आपको बताई। हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको हर काम खबर अपडेट मिलती रहे और लाइक और शेयर करिए। कमेंट में बताइए कि आपको प्रदर्शन करना चाहिए या फिर नहीं, यानी कि दिल्ली सरकार में जो प्रदर्शन चल रहा है उसको अब रोक देना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि आधी जो मांग थी वो मानी गई है लेकिन प्रदर्शन फिर भी रुकने को तैयार नहीं हो रहा है। ऐसे में क्या लगता है, दिल्ली सरकार के विरुद्ध आंगनबाड़ी कर्मियों का प्रदर्शन रुकना चाहिए या फिर अनवरत चलना चाहिए? कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। चलिए नमस्कार।